हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नेस्ट। आज हम 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग में आपको बताया था कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह की गवर्नमेंट है। बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट है। इन तीनों गवर्नमेंट में पावर को रिड्यूस कर बेल्जियम ने 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाकर सेंटर से पावर रिड्यूस कर रीजनल गवर्नमेंट को दी थी और एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट बनाई थी जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। और बेल्जियम जो है यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहां पर यूनिटरी सिस्टम है, जहां पर सारी पावर्स जो है वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में है। फेडरलिज्म है क्या, उसका अर्थ क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर जो है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द कंट्री, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर जो है वो डिवाइड होती है। फेडरलिज्म का अर्थ ही यही है कि जिस सिस्टम में सेंट्रल से पावर लेकर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? वो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। The entire country that is usually responsible for a few subject of common national interest। और दूसरी तरह की गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होती है या प्रोविंसेस लेवल पे होती है जो डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। वो दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबकी पावर अलग अलग होती है और सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो फेडरलिज्म का अर्थ आपको समझ आ गया होगा, जहां पर पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाती है और सब अपने अपने फंक्शंस जो है वो या अपनी अपनी पावर इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है जो श्रीलंका में मैंने आपको बताया, उसमें सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। वहां पर पावर डिवाइड नहीं होती स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी सबके लिए, पूरी देश के लिए, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो लोकल हो, उसके लिए ऑर्डर पास करती है और जो सबको मानना पड़ता है। पर फेडरल सिस्टम में सेंट्रल जो है वो स्टेट को ऑर्डर पास नहीं कर सकती। स्टेट के अपने सब्जेक्ट मैटर होते हैं जिस पर वो लॉ बनाती है और स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती। दोनों ही तरह की गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो आंसरेबल होती हैं लोगों के प्रति जिन्होंने उनको चुनकर भेजा होता है सरकार बनाने के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि फेडरल सिस्टम क्या है और यूनिटरी सिस्टम क्या है। इसका डिफरेंस आपको पेपर में आता है कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म सिस्टम के फीचर्स या उसमें क्या क्या होता है, पावर कैसे डिवाइड होती है, रेवेन्यू सोर्सेस क्या होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जुडिशरी कैसी है, इस तरह की बातें हम इसमें, इस तरह की फीचर्स इसमें करने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है, जैसे फेडरलिज्म की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, there are two or more level of government। 3 टायर हो सकता है, 2 और more कह रहा है तो 3 टायर सिस्टम जो इंडिया में है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, जिसे आप पंचायती राज कहते हैं। सेकेंड फीचर है कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। टायर का मतलब लेवल, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेम सिटीजन को गवर्न करती है।
पर हर टायर का मतलब स्टेट और सेंट्रल का जो कार्य क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन एरिया जो है, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन सब अलग अलग मेंशन होता है। हर लेवल की गवर्नमेंट का जो कार्य क्षेत्र है या अधिकार क्षेत्र है या हम जिसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर, वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होता है। फोर्थ फीचर आता है कि फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर डिवाइड होती है सेंट्रल स्टेट में। तो जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई एक लेवल की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं ला सकती। इसमें चेंज लाने के लिए दोनों की सहमति की जरूरत होती है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट या अकेले स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं ला सकती। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसे कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, इंटरप्रिटेट करता है और पावर्स, डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट की पावर्स क्या है इसके बारे में बताता है। हाईएस्ट कोर्ट होता है जो सेंटर और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट है उनको वो सॉल्व करता है, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। या इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ईच लेवल के लिए रेवेन्यू ऑफ सोर्सेस जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है कि वो उनको कहां कहां से रेवेन्यू मिलेगा। फेडरल सिस्टम का ड्यूल ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। रीजनल डाइवर्सिटी को एक तरफ से अकोमोडेट करता है और पावर शेयरिंग की हुई है ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सरकारों के बीच में ना रहे। और आइडियल फेडरल सिस्टम क्या होता है, जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट होता है और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का एग्रीमेंट होता है। एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन। यहाँ पर दो तरह की फेडरेशन बताई गई है। पहली है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एक साथ मिलकर आती हैं और एक बिगर यूनिट बनाती हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ताकि सोवरेनिटी बनी रहे और वो जो है अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सके। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो होती है कमिंग टुगेदर। और कहां पर है ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ फेडरेशन, और ये टाइप्स ऑफ फेडरेशन कौन कौन सी कंट्री में है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है आपकी यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे टाइप की फेडरेशन होती है आपकी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पर जो एक बहुत बड़ी कंट्री पावर डिवाइड कर देती है स्टेट्स और सेंटर में। ये वाला सिस्टम इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री कहा जाता है। क्या ऐसी चीजें हैं या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ये वो फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया। इंडियन यूनियन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन पर बेस्ड है, इसलिए उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। अभी हमने पीछे फीचर्स पढ़े थे कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें पावर जो है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं या पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। और इन तीनों के अधिकार क्षेत्र अलग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। 3 तरह की लिस्ट है उसके अंदर आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ग्रेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी।
97 सब्जेक्ट इसमें यूनियन लिस्ट में आते हैं। आप नोट कर सकते हैं बच्चे, 97 सब्जेक्ट है जो आपको इसमें बुक में नहीं लिखा गया है। और ये ऐसे सब्जेक्ट मैटर है जिस पर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है और कोई भी लेवल की गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। दूसरी स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन सब्जेक्ट मैटर पर अकेले ही लॉ बना सकती है, यूनियन का उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं हो सकती। इस लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स आते हैं। थर्ड लिस्ट है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसपे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जिस पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट अगर दोनों में है तो यूनियन गवर्नमेंट को ही लॉ बनाने का अधिकार है। अब बच्चों, आपको कैटेगराइज करना आ सकता है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट जो है वो आप चुनिए, इसमें से आपको बताने हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल देना। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, वो एग्जाम्पल। और आपको बता दूं, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब्जेक्ट जो है वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को ही है। ये फीचर्स जहां पर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की अलग अलग पावर है। 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये फीचर्स जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के हैं जो इंडिया में है। फिर कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। जब देश आजाद हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होते थे। जो लोग परमानेंट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रहते थे, उनको वहां पर लैंड खरीदने का कोई भी अधिकार नहीं था। ये आर्टिकल 70 रिवोक कर दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। इंडिया की कुछ यूनिट्स ऐसी हैं यूनियन में जो जिनके पास बहुत कम पावर है, जिनका एरिया बहुत कम है। ये एरिया है चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली। इनको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले 29 स्टेट्स थी, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इसलिए 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन यूनियन टेरिटरीज के पास स्टेट पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इन सबको चलाने की। इस तरह की पावर शेयरिंग जो इंडिया में है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और इसमें चेंज लाना, इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज लाना इजी नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो इसमें खुद से चेंज नहीं ला सकती। अमेंडमेंट लाने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर में अरेंजमेंट लाने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में चेंज लाने के लिए पार्लियामेंट को दोनों हाउसेस की सहमति की जरूरत होती है। कोई भी चेंज अगर लाना है, पहले वो दोनों हाउस में पास होगा। दोनों हाउस कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। और 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है, तब ये जाकर लॉ बनता है, तब उसमें चेंजेस आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में,
जो ये सब देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट चल रही है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल को देखती है, प्रोसीजर को देखती है। अगर पावर डिवीजन में कोई डिस्प्यूट है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानना पड़ता है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो अपने रेवेन्यू रिसोर्सेस को टैक्सेस लगाकर रेज कर सकती है या बढ़ा सकती है। इन सब फीचर्स से आपको पता ही चल गया होगा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ये बात आपको याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, बट इंडियन यूनियन जो है प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन पर बेस्ड है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।